हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एस के ठाकुर में आप सभी को मेरे तरफ से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एस के ठाकुर में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंटर के बाद कौन कौन सी नौकरी में भाग ले सकते हैं। जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं तो उन लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम कौन कौन सा फॉर्म भर चुके हैं और किस किस नौकरी में जा सकते हैं। मान लीजिए जिनके पास कुछ टेक्निकल डिग्री लेने के पास पैसे नहीं है, मेडिकल में जाने के पास पैसे नहीं है, कोई भी है प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो लोग किस चीज का रुख करते हैं? सरकारी नौकरी का। तो बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि हम इंटर के बाद कौन कौन सी वैकेंसी में भाग ले सकते हैं और कौन कौन सी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें बच्चों को जब पता नहीं रहती है तो उन लोग अपना क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जब पता ही नहीं रहेगा भाई तो उसका तैयारी कैसे करेंगे? जब तैयारी ही नहीं करेंगे तो उसके बारे में जब जानेंगे नहीं तो ना फॉर्म भरेंगे ना तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या चीजें होती है और कौन कौन सी वैकेंसी में हम लोग भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, उसकी सैलरी कितनी मिलती है, हमें वो सैलरी पसंद है कि नहीं है, उतना में हम जॉब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजों के लिए ये चीजें जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो हमने सोचा आज आप लोगों के लिए कि आप सभी तो बच्चे इंटर का एग्जाम दे चुके हैं, तो क्यों ना ये वीडियो डाल दें कि जो जिन बच्चों का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, स्थिति खराब है, ऐसे भी 2 साल कोरोना ले हुआ, बच्चों का बहुत ही स्थिति खराब, बहुत सारे फैमिली का स्थिति कमजोर हो गया है, हर कोई आर्थिक स्थिति के दौर में गुजर रहा है, हर किसी को दिक्कत है। जितने भी मिडिल फैमिली थे उनको सभी को दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत है, सभी को दिक्कत है भाई। जितने भी मिडिल क्लास फैमिली थे सभी की इनकम घट चुकी है और महंगाई थोड़ी बढ़ चुकी है। ठीक ना? तो ये चीजें पहले जो इनकम 50,000 थी वो घट के 25, 30, 40 तक आ गई है। तो सभी की इनकम घटी है, ऐसी बात नहीं है कि आप ही की पर्सनल घटी है। ठीक है, तो ये चीजें कोरोना थी तो 2 साल हम लोग बैठे और ये चीजें तो पढ़ाई लिखाई भी हम लोग की ढंग से नहीं हो पाई। तो ये सारे चीजों को देखते हुए हम सोचे कि जिन बच्चों का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, जो आपको प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते हैं, इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं, बीबीए एमबीए ये सारे चीज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था आपका इंटर क्लास का वीडियो। ठीक ना, कि इंटर के बाद आप क्या करें ना करें तो नौकरी आपको जल्दी मिलेगी। ठीक ना, तो वो सारे चीज का वीडियो, उस वीडियो को हम इंटर के बाद क्या करें तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा इसके साथ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या चीज करें ना करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इंटर के बाद कौन सी नौकरी में भाग ले सकते हैं और वहां पे नौकरी कर सकते हैं और कितना सैलरी है, ये चीजें हम लोग जानते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे पद होते हैं। एसएससी जो है सीएचएसएल, इसमें दोस्तों बहुत सारे पद होते हैं। हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं। अभी इसका फॉर्म भरा रहा है, जिन बच्चों को जो इंटर कर चुके हैं भर सकते हैं इसका फॉर्म। अपने से भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं रहता है। आपको मन करेगा तो सरकारी रिजल्ट पे जाइए, वहां से या इसके साइड पे ये दाबिएगा तो खुल जाएगा, वहां पे आप लोग खुद का अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उसको डालिएगा, उसके बाद अपना डिटेल भरिए और वहां पे डिटेल भरिएगा, एक बार और आएगा भरिए और उसके बाद सबमिट कर देना है, बस आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको सभी को समझ में आई। तो चलिए यहाँ पे तो पहला आपका होता है, इसमें पहला में आ जाइए, इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क दोस्तों। ठीक है, ये देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी। एलडीसी का एग्जाम होता है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, इसी में आता है ये लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी। समझे ना, इसको बोला जाता है एलडीसी।
ठीक है दोस्तों। अब इसकी हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं कि इसमें हमारी सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सैलरी मिलती है 18,777 से लेके 22,411 रुपया, 18,777 टू 22,411 रुपीज आपको मिलती है इसमें, अगर आप एलडीसी में जाके आप पास होते हैं तो उस चीज में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दूसरा क्या होता है, लास्ट में हम आपको बताएंगे इसमें कितने एग्जाम होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, डीईओ बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, डीईओ। ठीक है, इसकी सैलरी की बातें कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी सैलरी है 25,165 से 31,045, 25,165 टू 31,045, 25,165 टू 31,045 रुपीज। ठीक है, इसकी सैलरी मिलती है इसमें। चलते हैं, तीसरा है इसमें, तीसरा पोस्टल असिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, पीए बोल सकते हैं इसको, पोस्टल असिस्टेंस को पीए बोलिए या नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म हम अपने से बता रहे हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी सैलरी चालू होती है आपको 25,165 से 31,045, इसकी भी सेम सैलरी रहती है 25,165 से 31,165 तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा आपका इसमें आता है सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो इसका भी सैलरी होता है 18,777 से 22,411 रुपये। ये आ जाता है आपका 18,777 से 22,411 रुपया, 18,777 टू 22,411। ठीक है, अब 5 नंबर में देखिए, 5 होता है कोट क्लर्क। ठीक है दोस्तों, इसकी भी सैलरी होती है इतना ही होती है सेम, 18,777 टू 22,411। ठीक है दोस्तों, अब एक और आता है इसमें 6 नंबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला क्या होता है आपका, इसमें पहला होता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है दोस्तों, इसमें दूसरा होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है दोस्तों, तीसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिख रहा है ना दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चौथा आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समझिए इसमें, ये अगर SSC CHSL का जो फॉर्म आता है, जो सेंट्रल लेवल पे होता है, समझे दोस्तों, इसमें आपका 1 लोअर LDC होता है, DEO होता है, PA होता है, SA होता है, CC होता है, ITD होता है,
सी होता है, MOR होता है, MOF होता है, MOH होता है। ठीक है, इतने सारे फर्म आपको, इतने सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। ठीक है, तो इन सारे का आपको पैसा भी हम बता दिए हैं। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ इससे ज्यादा भी पैसे रहते हैं, कम भी रहते हैं, हर किसी का अलग अलग रहते हैं। तो चीजें वहां पे सैलरी हम क्लियर नहीं कर रहे हैं कि किसकी कितनी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पहला एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें कितने एग्जाम होते हैं दोस्तों? 3 एग्जाम होता है। इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा एग्जाम आपका क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव यहीं पे लिख देते हैं, आगे से हम लोग नहीं लिखेंगे, केवल मुंह से बोल देंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, और तीसरा तब एग्जाम होता है आपका स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट और टाइपिंग भी होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट या आपका टाइपिंग रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतने सारे आपका ये चीज का होता है एग्जाम। पहला में ये सारे इतने हुए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा जानते हैं कि इंटर के बाद दूसरा कौन सा फॉर्म हम भर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दूसरा हम लोग भर सकते हैं एनडीए का फॉर्म। किसका दोस्तों? इसको मिटा देते हैं तब बताते हैं, रफ कर दे दीजिए। सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? हो गया होगा। जिनको लिखना होगा स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं, नहीं तो जो समझ रहे हैं वो तो समझ ही लिए हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब तो दूसरा हमारा क्या है? एनडीए। क्या दोस्तों? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये देखिए 1 ईयर में 2 टाइम्स एग्जाम होता है, 2 बार एग्जाम होता है। इसमें देखिए कौन कौन सा आता है पद। सबसे पहले आर्मी आता है। ठीक है दोस्तों, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी इसी के तहत आता है। दूसरा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स दोस्तों। तीसरा आता है इंडियन नेवी। तीसरा दोस्तों इंडियन नेवी, इंडियन नेवी। ठीक है दोस्तों, और ये जो फॉर्म है केवल साइंस के स्टूडेंट भर सकते हैं, उसमें भी जिनका मैथ होगा वही भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका मैथ होगा वही भर सकते हैं, केवल साइंस के स्टूडेंट भर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं भर सकते जो मैथ से पीसीएम से है। ठीक है दोस्तों, इनमें आपका 2 एग्जाम होता है आपका। तो मैथमेटिक्स रहेगा आपका एक क्वेश्चन और एक जनरल एबिलिटी रहेगा, और इसमें अगर आप पास करते हैं तो आपको कॉल किया जाएगा और कॉल के थ्रू आपको बुलाया जाएगा। 1 ईयर में 2 टाइम्स एग्जाम होते हैं। इसमें साइंस, मैथ, फिजिकल फिटनेस, समझे? इसमें साइंस रहना चाहिए आपका, मैथ रहना चाहिए और फिजिकल फिटनेस रहना चाहिए, और आप लोग को अनमैरिड भी रहना पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड नहीं है, मैरिड हैं, तो आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती है। समझे दोस्तों? अगर आप मैरिड हो गए हैं तो आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती है। समझे ना? साइंस, मैथ,
से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और आपका मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल एबिलिटी भी रहता है इसमें, और इसमें आपका फिटनेस रहना चाहिए। इसमें आपको सैलरी मिलता है 56,080 रुपया से, 56,080 टू 1 इतनी सैलरी आपकी होती है, मतलब 1 लाख टू 25,000, 56,080 रुपीज टू 1,25,000 आपको सैलरी मिलती है। ये सब में दिक्कतें नहीं होने वाली है, और इसमें सुविधा अलग से भी रहती है, समझे ना। और इसमें फैसिलिटीज अलग से रहता है, आपको फैसिलिटीज अलग से मिलेंगे, ठीक है। फिटनेस, फिजिकल फिटनेस रहना चाहिए आपको। चलिए अब जानते हैं हम लोग तीसरे वैकेंसी के बारे में कि तीसरा क्या है। तो एसएसटी स्टेनोग्राफर है, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएसटी स्टेनोग्राफर। इसमें मैथ का कोई जरूरत नहीं है, मैथ इज नॉट कॉम्पिटिटिव, नॉट कंपल्सरी, मैथ इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट से आप आईएएससी किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस फॉर्म को भरिएगा, आराम से क्वालिफाई होइएगा, आपको जॉब मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए, इसमें भी 2 एग्जाम होता है, एक आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और एक टाइपिंग होता है। इसमें आपको 35,400 रुपये मिलते हैं, समझे ना। 2 एग्जाम होगा, मैथ में इसमें नॉट कंपल्सरी है, कोई भी आदमी भर सकता है, एनी पर्सन, एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, समझे दोस्तों, एनी पर्सन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और एक टाइपिंग होता है, ठीक है। ये आपका पहला और दूसरा। इसमें आपको सैलरी मिलती है 35,400 और फैसिलिटीज अलग से मिलती है, ठीक है। और फैसिलिटीज अलग से आपको मिल जाएंगी। यहां तक सभी को समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथा होता है दोस्तों एमटीएस, मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग स्टाफ। और देखिए ये ग्रुप सी की नौकरी होती है, किसकी, ग्रुप सी की नौकरी होती है। ये जो है एमटीएस किसकी नौकरी होती है, ग्रुप सी की नौकरी होती है, ठीक है दोस्तों। किसकी नौकरी, ग्रुप सी की नौकरी होती है। समझ में आया, यहां तक समझ में आया सभी को। अब देखिए इसमें नॉन गैजेटेड होता है और नॉन मनी एक्सटीरियर होता है। इसमें एज चाहिए आपको, इसमें एज चाहिए आपको 18 टू 25, 18 टू 25 एज चाहिए आपको, 18 टू 25 एज चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। इसमें एक टेस्ट होता है आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव का और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव का, डिस्क्रिप्टिव। एक आपका ऑनलाइन टेस्ट और दूसरा ऑब्जेक्टिव का होता है पहला, और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी। क्या नंबर हो गया, 5वां लीजिए, 5 नंबर रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है दोस्तों। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, इसमें देखिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, नॉन टेक्निकल दिख रहा है ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी,
कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, इसमें जो होता है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए तो कुछ इसमें होती है 10+2 पे, कुछ ग्रेजुएशन पे, कुछ इसमें वैकेंसी जो होती है 10+2 पे होती है और कुछ कहाँ से पे होती है, ग्रेजुएशन पे होती है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी जो वैकेंसी है वो 10+2 पे है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला है इसमें कमर्शियल टिकट क्लर्क। पहला क्या आता है, कमर्शियल टिकट क्लर्क। सी लिखिए, सीएल टिकट क्लर्क, ठीक है दोस्तों। अब इसमें होता है दूसरा होता है अकाउंट क्लर्क कमिटी, अकाउंट क्लर्क कॉम्पिटिटिव। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें भी एग्जाम 2 होता है। कई होता है, 2 एग्जाम्स होता है, 2 एग्जाम इसमें भी होता है। पहला आपका पीटी होगा, मेंस होगा, पीटी, दूसरा क्या होता है मेंस, 2 एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, और इसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाता है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। क्या क्या चीज रहेगा आपका, मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतने चीज पूछे जाते हैं आपको और आपकी वैकेंसी आगे तो हो जाती है। ठीक है, 25,000 से 25,000 के ऊपर इसमें सैलरी जाती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अब 6 नंबर पे। कहाँ गए आपको 10 जॉब के बारे में बताने वाले हैं, 10 जॉब जो इंटर के बाद, समझे ना, और वही चीजें हम आपको बता रहे हैं। 6वां है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी इसका फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, जनरल ड्यूटी। और आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल। ठीक है दोस्तों, एसएससी जीडी जनरल कांस्टेबल। ठीक ना, ये हुआ। अब इसमें देखिए क्या क्या आप बन सकते हैं। इसी में जो जीडी में जाते हैं बीएसएफ बनते हैं, ठीक है, सीआईएसएफ बनते हैं, आईटीबीपी जवान बनते हैं। इसी में आपको सीआरपीएफ बना जाता है, सीआरपीएफ। ठीक है, इसी में आपको एसएसबी भी बना जाता है। इसी में आपको राइफलमैन भी बना जाता है, राइफलमैन। ठीक है दोस्तों, और इसी में एनआईए एंड एसएसबी, एसएसएफ। ठीक है दोस्तों, आप समझिए को बात को। जो एसएससी जीडी है, जीडी कांस्टेबल है, उसी के थ्रू सभी आप जानते हैं, जैसे कि बॉर्डर पे ज्यादातर बीएसएफ लोग पहले जो ग्राउंड रहता है जहाँ पे बॉर्डर के किनारे, तो बीएसएफ रहते हैं। उसके बाद ये बीएसएफ है तो सबसे ज्यादा आप हरदम सुनते हुए कि शहीद हो गए। ठीक है दोस्तों, उन लोगों को, शहीदों को हाथ जोड़ के मेरा नमन है। हमारे देश के उन वीरों जवानों के लिए और उनके लिए हमारा हमेशा सम्मान रहता है, और आप सभी को भी सम्मान रहना चाहिए इन सब सैनिकों के लिए, अपने देश के सैनिकों के लिए, और उनका हमेशा हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और हम तो भाई करते हैं। सबसे सम्मानित आदमी हमारे नज़र में कोई है तो हमारे देश की सेना, आर्मी, और जो भी हमारे देश की सेवा करते हैं सेना में जो भी हैं, उनके लिए मेरा सर हमेशा फक्र से ऊंचा भी रहता है और उनके सामने हमेशा मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। चलिए देखिए, वो पूरे अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, समझे ना दोस्तों। और हमारे देश के अंदर कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, जो ये तो ईमानदार हैं लेकिन हमारे देश के अंदर वाले भ्रष्ट हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं, जैसे उसमें नेता, ठेकेदार, ये सारी चीजें बोल सकते हैं आप लोग।
ठीक ना। जो ठेकेदार लोग होते हैं, ठेकेदारी लेंगे, काम करेंगे, काम अच्छा से नहीं करेंगे, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक ना। इसलिए हम लोग को दिक्कत होती है थोड़ा। तो इसमें CISF का जवान भी बना जाता है, ITPPS, CRPF, SSB, राइफलमैन, NIA एंड SSF वैकेंसी रहती है SSC-GD में। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि हम किस क्षेत्र में जाएं और क्या करें, उनको पता ही नहीं चलता है, बाद में चलता है, तब तक टाइम वेस्ट हो जाती है। इसलिए आप लोग बच्चों इस वीडियो को देखिए, आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं इसको आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गई हमारी। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें होता है आपका 4 गो एग्जाम होता है, 10 बेस रहता है। इसमें कितने एग्जाम होते हैं? 4 एग्जाम होते हैं, 10 बेस रहता है इसका, ठीक है। अब चलते हैं इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो इसमें सैलरी आपको मिलती है 21,700 टू 59,100 रुपये तक की आपको सैलरी मिलती है। इसमें 21,700 टू 69,100, ठीक है दोस्तों। इतना सभी को समझ में आया यहाँ तक। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर पे। तो इसको मिटा दे जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, तब तक हम 10 सेकेंड रुकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस सारे वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, उन्हें भी शेयर करें। और जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी के सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम इसे रफ कर दें। सभी का हो गया होगा आशा करते हैं। लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग 6 तक जान चुके हैं, 4 और जानना है हम लोग को। 10 जॉब के बारे में जानने वाले हैं आज हम लोग कि इंटर के बाद ये 10 जॉब्स है जिनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, वो ये सारी चीजों को प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर में। तो 7 नंबर होता है स्टेट पुलिस 12th लेवल। 7 नंबर में हमको देखना है स्टेट पुलिस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए 12th लेवल। स्टेट तो यहाँ लिख भी किए हैं। तो स्टेट पुलिस 12th लेवल, ये लगभग सभी राज्य में निकलते हैं, सभी के सभी राज्य में निकलते हैं। स्टेट पुलिस का वैकेंसी सभी राज्य में आता है और खूब ज्यादा से ज्यादा भी आता है, ठीक है दोस्तों। तो जिनकी थोड़ी हाइट है और जिनका फिटनेस अच्छा है, जो दौड़े और इसको, तो आप लोग इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि जिनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है वो स्टेट पुलिस की तैयारी करके अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक ना। ये सभी राज्य में होता है। इसमें रिटन टेस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? रिटन टेस्ट होता है। इसमें आपका एज चाहिए 18 to 25। अगर 18 साल के हैं आप और 25 इयर्स तक हैं तो आप इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं और जा सकते हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद हमारा फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेडिकल होता है, टेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। इतना सभी को समझ में आया। स्टेट पुलिस में आप 12th पास है तो आपको 18 वर्ष अगर आपका उम्र है और 25 वर्ष तक, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। रिटन टेस्ट पहले होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। अगर तीनों में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी जॉब स्टेट पुलिस में हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर कौन सी वैकेंसी है? अब स्टेट लेवल की जो एसएससी होती है वो ये है। तो ये भी सभी राज्य में होते हैं, ये भी स्टेट लेवल वाले सभी राज्य में होते हैं। और इनकी सैलरी की बात रही स्टेट पुलिस की, तो इनकी सैलरी हर स्टेट में अलग अलग रहती है। हर राज्य सरकार अपने अनुसार अपनी सैलरी देती है। अगर कोई राज्य ज्यादा अमीर है
तो उसको थोड़ी सैलरी ज़्यादा देती है, जो राज्य थोड़ा गरीब है वो सैलरी थोड़ी कम देती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई मेरी। अब स्टेट लेवल एसएससी होता है, जो मतलब कि राज्य में होता है, तो ये भी सभी राज्य द्वारा कराया जाता है। एसएससी का एग्जाम सभी राज्य के द्वारा कराया जाता है। जैसे ये आएगा तो यूपी में कराना है तो यूपी एसएससी लिखाएगा, ठीक है। वही हरियाणा में कराना है तो HSSC लिखाएगा, वही बिहार में कराना है तो BSSC दिखाता है। समझे दोस्तों, ये चीज है, ऐसे 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 करके फॉर्म आता है। इसमें आप पंचायत सचिव बन सकते हैं, इसमें भी आप LDC का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें रेवेन्यू वर्कर बन सकते हैं, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए पंचायत सचिव बन सकते हैं इसमें, स्टेट लेवल एसएससी में पंचायत सचिव, ठीक है। LDC, रेवेन्यू वर्कर, जूनियर अकाउंट क्लर्क। और इसमें भी देखिए क्या क्या टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्किल टेस्ट, सभी राज्य का सिलेक्शन का तरीका अलग अलग होता है। स्किल टेस्ट। अब देखिए सभी राज्य का अपना अपना अलग अलग तरीका है कि हम कैसे ले, कैसे बहाली को करें, क्या करें। तो उसको मन करे तो ये ले ही नहीं स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट, केवल फिजिकल टेस्ट लेके भी दे सकता है, ठीक है। इसमें नहीं दोस्तों, इसमें तो आपका रिटन टेस्ट होगा ही, फिजिकल होगा ही और स्किल टेस्ट भी होगा। तो ये राज्य सरकार के ऊपर है, और कुछ ऐड भी कर सकती है और इसमें से हटा भी सकती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग, अब चलते हैं हम लोग। इसमें भी 25,000 से ऊपर सैलरी मिलता है, इसमें भी ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ। 9 अब बहुत जल्द हम लोग पहुंच चुके हैं। अब चलिए फॉरेस्ट गार्ड का सेंट्रल लेवल के आता है एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, सेंट्रल, फॉरेस्ट गार्ड सेंट्रल लेवल का ये एग्जाम होता है। सेंट्रल कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है इस एग्जाम को, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। तो इसमें आपको चाहिए 18 to 24 एज, 18 to 24 ईयर्स, ठीक है दोस्तों, 18 to 24 ईयर्स। और कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी रहता है, कैटेगरी वाइज छूट रहता है, ठीक है। आपको सैलरी मिलता है 20,200 रुपया, फैसिलिटीज अलग से रहती है आपको, ठीक है दोस्तों। फैसिलिटीज अलग से रहती है 20,200 रुपया, और साथ में फैसिलिटीज अलग से रहेगी, ठीक है दोस्तों। ये फैसिलिटीज लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। तो 18 से 24 वर्ष अगर आपका एज है तभी इस वैकेंसी में जा सकते हैं। और हर राज्य का सैलरी अलग अलग होता है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में, ठीक है। हर राज्य अपने अनुसार इसमें सैलरी देते हैं, बिहार पुलिस में भी और स्टेट लेवल एसएससी में भी और फॉरेस्ट गार्ड में भी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि बिहार में इतना मिल रहा है तो वहां भी उतना ही मिलेगा, समझे ना। और इसमें भी क्या होता है, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट और क्या, फिजिकल टेस्ट, ठीक है दोस्तों। ये होता है एग्जाम। अब चलिए लास्ट बचा है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि चाहे यहीं पे हम बता देते हैं आपको, टेंशन ले लीजिए, हो जाएगा चाहिए, ठीक ना। इंडियन कोस्ट गार्ड 10 नंबर में इंडियन कोस्ट गार्ड दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। अब समझिए इसमें इंडिया के समुद्री क्षेत्रों का सुरक्षा देना होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या होता है, इंडिया का जो समुद्री भाग है, ठीक ना, इसका क्षेत्र जो है उसकी सुरक्षा देना होता है। साथ ही मुश्किल वक्त में मछुआरों की सहायता करनी होती है, साथ ही मुश्किल वक्त में मछुआरों की सहायता करनी होती है,
ठीक ना। इसमें काम करने वाले का जीवन चैलेंजिंग भरा होता है। इसमें जो काम करता है उसका जीवन क्या रहता है, चैलेंजिंग भरा होता है। हमेशा चौकस रहना पड़ता है। हमेशा क्या रहना पड़ता है दोस्तों, चौकस रहना पड़ता है। इसमें जाने के लिए आपको 10+2 फिजिक्स और मैथ रहना जरूरी है, समझे ना। इसमें जो जब जाइएगा तो 10+2 में आपका फिजिक्स, ठीक ना, प्लस मैथ रहना आपका जरूरी है, तभी इस जॉब में आप जा सकते हैं। जिन बच्चों का फिजिक्स और मैथ होगा, मतलब पीसीएम, जिन बच्चों का पीसीएम होगा वो इस वैकेंसी में जा सकते हैं 10+2 पर। ठीक है दोस्तों, 10+2 पे। अगर आपका नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें भी कितने टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट होते हैं। इसमें भी रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होते हैं। रिटन टेस्ट और क्या, फिजिकल टेस्ट। इसमें भी आपका 2 एग्जाम होता है, एक रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होता है। इसमें जो एज चाहिए आपको 18 टू, यहां लिख देते हैं दोस्तों, एज 18 टू 22 वर्ष, 22 ईयर्स। ठीक है, 18 टू 22 ईयर्स। इसमें आपको सैलरी मिलता है 21,400 से शुरू होती है, से शुरू मतलब स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और कहां तक जाएगी ये आपके काम के ऊपर है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी आपके काम के अनुसार। मतलब कि शुरुआत आपको 21,400 से करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे और 18 से अगर 22 बरस के हैं तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं और चाहे नौकरी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, और इसमें जो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है, इसमें समुद्र का जो तट रक्षक होता है, तटपथ, तो समुद्र के अंदर ही लोगों को घूम के क्या करना रहता है, समुद्र की रक्षा करनी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो समुद्र की रक्षा करनी रहती है। तो कभी कभी आपातकाल में जैसे कि मछुआरों को कुछ हो गया तो उन मछुआरों को भी अपने जान पे बाजी लगा के, चैलेंजिंग रहता ही है इन लोगों का जान, जो लोग समुद्र में रहते हैं उनकी जान कब चली जाए कोई नहीं जानता है। तो इसलिए इनकी जिंदगी जो होती है को इंडियन कोस्ट गार्ड की जो जॉब होती है, तो इन लोग का चैलेंजिंग भरा रहता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें हम आपको 10 बताया कि इंटर के बाद आप कौन से फॉर्म डाल सकते हैं। तो हमने 10 आपको बताया कि 10 फॉर्म्स आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या उसमें पद होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज हम आपको बताएं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकेंड का टाइम। 1 2 3 4 5। चलिए हो गया होगा बच्चों। तो देखिए आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित होकर हमें आप लोगों की कितनी चिंताएं हैं कि जब इंटर कर लिए आप लोग तो किसी के राह पे दूसरे राह पे ना भटके, इसलिए हमने आपको इंटर के बाद क्या करें उस चीज को भी गाइड किया। और जो बच्चे फाइनेंशियल कमजोर हैं उन बच्चों के लिए, मतलब जिनकी पैसे नहीं है घर में, उन बच्चों के लिए मैंने ये नौकरी भी बता दी है कि ये 10 नौकरी होती है। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, आपकी जॉब हो जाएगी आराम से। 20 से 25 हजार आपकी सैलरी मंथली आने लगेगी, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो बच्चों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग मन से लगाकर पढ़ें और ये चीजों को देखें और अपने देश के प्रति हमेशा जागृत रहें और देश की सेवा करने के प्रति आप लोग को हमेशा जागृत रहना चाहिए। और देश हमारा है तो हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो आज देख रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने अफगानिस्तान में देखा, दूसरे के भरोसे जब थे तो अफगानिस्तान का कब्जा, तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पे ऐसे ही हो गया। उसी तरह अभी आप लोग देख रहे हैं, आप सभी के समक्ष है, रूस यूक्रेन का युद्ध कर रहा है। यूक्रेन को सभी बोल रहे थे कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। आज रूस उसको तबाह कर दिया है पूरी, क्योंकि उनके पास वो दम नहीं है जो रूस को रोक ले। तो इसलिए वहां की भले ही आम नागरिक, फिल्म स्टार जो भी हैं, वो सारे लोग हथियार उठा लिए हैं, लेकिन क्या रूस को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे दोस्तों। इसलिए
हमें ताकतवर बनना है। हमें चाहिए कि हर देश के इंसान को पता रहना चाहिए कि कभी भविष्य में दुश्मन हमारे देश पे अटैक करते हैं तो हमें भी वो चीजें आनी चाहिए जो सेना को आती है, आम जनता को आती है, आनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पे आम जनता भी उस लड़ाई में कूद पड़े और उस ट्रेनिंग सरकार को ना पड़े और हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ना पड़े। उससे पहले ही अगर रहे तो केवल हथियार दीजिए और उन लोग को लड़ाई में भेज सकते हैं और सभी के सभी हम लोग जाएंगे लड़ाई में। क्यों नहीं जाएंगे? जब देश हमारा है तो लड़ेंगे। और हमने तो कभी किसी पे युद्ध नहीं थोपा है, बल्कि हम लोगों ने शांति दी है। हमारे यहाँ से महात्मा बुद्ध जैसे परमात्मा का जन्म हुआ और ये पूरे देश में आपको पूरे दुनिया में शांति का पाठ पढ़ा है। इसलिए बुद्ध धर्म का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बुद्ध धर्म आपका बहुत ही शांति प्रिय धर्म था और बुद्ध भगवान इस शांति को लेके पूरे वर्ल्ड में घूमे और सब जगह शांति का परिचालन भी कराया। तो इसलिए हम लोगों ने तो कभी युद्ध थोपा नहीं किसी पे। अगर हम पे आके कोई अटैक करता है तो हमें छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हम इतने कमजोर नहीं भाई कि हमें पीठ दिखाना आता हो। हमें तो सामने से वार करना आता है, ना कि पीछे से वार करना। ये हमारी फितरत में नहीं दोस्तों, ना ही हमारे ब्लड में, ना ही डीएनए में। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें हम नहीं कर सकते कि पीछे से किसी पे वार करें, क्योंकि ये हमारा डीएनए और ब्लड नहीं सिखाता है और हमारे पूर्वज ना सिखाए हैं। जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमें विरासत में मिला है, ऐसी विरासत हमें नहीं मिली है कि पीछे से पाकिस्तान के जैसा छुरा घोपो। ठीक है, ये चीजें हम लोगों से नहीं होती है। और अमेरिका के जैसा किसी को बोल दो कि हम आपकी सहायता करेंगे और बाद में पैर खींच ले। यार मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि बहुत लोगों ने बोला कि हम आपको, मेरी आवश्यकता थी तो मदद करेंगे, लेकिन अंत समय में लोगों ने क्या किया, हाथ पैर खींच दिया। और वो लोग साल भर पहले 1 ईयर पहले बोले थे कि हाँ हम आपको इतनी चीजों की आपकी आवश्यकता पूरी कर देंगे। उनके भरोसे हम 1 ईयर से रुके हुए थे, कहीं और उस चीजों का व्यवस्था नहीं किए। लेकिन एक बैग जब मेरी जरूरत पड़ी, जब हम मांगे तो उन्होंने क्या किया, पैर खींच लिया, टांग खींच लिया। उस समय हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही यार दिक्कत में आ गए। तो इसलिए दोस्तों किसी पे भरोसा करना बेकार की बातें होती है। क्यों करें, जब अपने पास शक्ति नहीं तो हम दूसरे के बल पे क्यों कूदें? जब अपने पास है तब कूदें तो अच्छा भी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो उस समय किसी को भी अगर आप किसी को ही बोले हैं, आप ही का दोस्त है या आपका भाई है, बोला है कि आपको इतने चीजों की जरूरत है, आप बोले भैया को, भैया आपको साल भर से बोले ठीक है भाई हम आपको देंगे, लेकिन वो भाई और दोस्त भी आपका पैर खींच लेते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे पास नहीं हुआ, नहीं देंगे। तो उस समय बहुत ही ज्यादा दर्द होता है दोस्तों। और उस दर्द को भुलाने के लिए हम आप लोगों को आज सचेत करते हैं कि किसी पे भरोसा ही ना करें और ना ही करना चाहिए। अगर उस लायक कोई है तो कीजिए, लेकिन हमें तो धोखा मिल गए, हम सीख चुके हैं। तो इससे अच्छा आप अपने टीचर, अपने मम्मी पापा पे भरोसा कीजिए और वही मम्मी पापा आपकी आवश्यकता पूरे करेंगे। और वही मम्मी पापा मेरे भी आवश्यकता पूरा किए थे। ठीक है, जिस समय हम सोचने पे मजबूर थे कि हम क्या करें, कहाँ से लाए, तो उस समय हमारे पापा और मम्मी आगे आए और उस चीज में मदद की। हमारे पापा ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो इस चीज की मदद की। तो दोस्तों ये चीजें हैं, तो इसलिए बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं आप लोगों को कि माता पिता की सेवा करते रहना चाहिए और माता पिता की कभी भी उनसे जबान लड़ा के नहीं बोलना चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। वो हमारे पिता है, हमारे जन्मदाता हैं, वो हमारे भगवान हैं। तो उनके लिए हमें सर झुका के दो उनकी गालियां भी सुननी पड़े तो सुन लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का देन है कि आज हम लोग यहाँ तक हैं। कोई भी आदमी उन्हीं लोग का देन होने के चलते एक अच्छे जगह पे पहुंच पाते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच पाते हैं, जिससे उनका हर जगह सम्मान होता है, नाम होता है और हर जगह लोग उनकी इज्जत करते हैं। ये अपने सभी के माता पिता की देन होती है, हमारे भी माता पिता की देन है कि आज मैं आप लोगों के समक्ष इतने अच्छे से पेश आता हूँ और इतने अच्छे संस्कार मेरे पापा मम्मी ने दिया, जो संस्कार का परिचालन आप लोगों के सामने भी मेरा दिखता है।
ठीक है दोस्तों, तो इतने चीज हम आपको बोलने के साथ बोलेंगे कि आप लोग हमेशा अपने मम्मी पापा का कद्र करें और उनकी बातों को सुने और अपने टीचर की बातों को सुने। बाकी लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आपको डिप्रेशन में ला देंगे कि यार इतना पढ़ता है, नौकरी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तुम्हारा टॉप नहीं किया, बोल रहा था टॉप करेंगे, फर्स्ट आया, सेकेंड आ गया। उन लोगों की बातें छोड़ो यारो, छोड़ो, दूसरे की बातों छोड़ो यारो, अपने घर वालों की मतलब मम्मी पापा की बातें सुनो क्या बोलते हैं। और आप अपने देखिए आपके अंदर क्या एनर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं आप स्वयं जानते हैं और आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता और ना ही आपके बारे में कोई बता सकता है। भले कोई लेक्चर देगा, कुछ दिन आप उसको फ्लो कीजिएगा, 1 से 2 दिन संदीप महेश्वरी का आप वीडियो देखिएगा तो 1 से 2 दिन आप उस चीज को फ्लो कीजिए, लेकिन फिर वही तो फिर हमको क्या जरूरत है भाई, हमको अपने दिमाग से। उससे बेटर है कि आप अपने पापा के पास टाइम बिताइए, अपने मम्मी के पास, वहां से ज्ञान को एकत्रित कीजिए, बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो जिससे कि आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। और नहीं तो आपका तो जो बच्चे हैं जो जेईई मेंस और नीट के एग्जाम नहीं दिए हैं तो उसकी फिजिक्स की क्वेश्चन आप लोगों के सामने रोज 1-1, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 वीडियो आप लोग के सामने अपलोड होती रहेगी और आप लोग देखते रहिएगा। कोशिश करेंगे हम कि लाइव आके भी पढ़ाए जिससे कि आपको एक साथ 6-7 क्वेश्चन हम करा सके। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश यही रहेगी कि हम लाइव भी आए और या तो नाइट में आएंगे नहीं तो सुबह में। तो ये चीजें हम देखते हैं जल्दी आप लोगों को क्लियर करेंगे, मतलब कि 3 से 4 दिनों के अंदर में, या नहीं तो होली बाद ही या चालू होगा वो सारे चीज। तो फिर भी देखते हैं, जैसे कि नीट और जेईई मेंस का है तो उसको हम लाइव आकर पढ़ा सकते हैं, एक दिन में 5-6 क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट।